Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of medieval Indian history and in this segment we are into early medieval phase where today we are going to discuss about the art and architecture of imperial cholas यानी कि कला और स्थापत्य पे बात करेंगे। आज हम देखिए ये हम अपने अंतिम पड़ाव में हैं, जो इंपीरियल चोलों को हम पढ़ रहे हैं या लेटर चोलों को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। आज हम टेम्पल आर्किटेक्चर को थोड़ा समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में स्कल्पचर मूर्ति कला को देखेंगे, जिसमें नटराज की मूर्ति पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा पूरा चोल। बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है। देखिए मैंने जब शुरुआत की थी मेडिएवल हिस्ट्री की, उसी समय मैंने बताया था कि दो पार्ट में हमने बांट दिया था मेडिएवल हिस्ट्री को एक अर्ली और दूसरा लेटर, पूर्व और उत्तर। जो पूर्व आप देखेंगे अर्ली मेडिएवल फेज, वो अर्ली मेडिएवल फेज का जो समय है वो है हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी तक, यानी 12th सेंचुरी एडी तक। 647 एडी में हर्षवर्धन के शासनकाल का खत्म होता है, हर्षवर्धन का शासनकाल खत्म होता है और 647 एडी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक अर्ली मेडिएवल फेज है। अर्ली मेडिएवल फेज को भी हमने तीन पार्ट में बांटा था, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और मुस्लिम इन्वेजन। तो हमने नॉर्थ इंडिया पूरा देख लिया था, ठीक है, नॉर्थ इंडिया पूरा देख लिया था और नॉर्थ इंडिया में राजपूत वंशों के बीच संघर्ष ये सब हमने देखा था। कश्मीर में हमने देख लिया था लोहार वंश और भी वंशों को देखा था, हिंदू साइड डायनेस्टी सब कुछ देख लिया था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और साउथ इंडिया में भी हमने जो दक्षिण भारत को हमने देखा था, तो यहाँ पर भी साउथ इंडिया को भी हमने पूरा का पूरा देख लिया है। कुछ हमने देख लिया था जो एंशिएंट हिस्ट्री है साउथ इंडिया का वहां, और उसके बाद पल्लवों तक हमने देख लिया था और केवल साउथ इंडिया में हमारा जो चोल बचा हुआ था उसके हम अंतिम पड़ाव में हैं। एक वीडियो और होनी है छोटी सी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। तो इस तरह से अगर देखें तो मेडिएवल हिस्ट्री को का दो पार्ट, अर्ली और लेटर। अर्ली में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में साउथ इंडिया भी खत्म हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया हम खत्म कर चुके हैं। उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन की शुरुआत हो जाएगी अर्ली मेडिएवल फेज में, जब हम अरबों का इन्वेजन, फिर मोहम्मद गजनवी का इन्वेजन और फिर मोहम्मद गोरी का इन्वेजन देखेंगे। और मोहम्मद गोरी के इन्वेजन के बाद हम लेटर मेडिएवल पीरियड में इन कर जाएंगे, जहां से हम दिल्ली सल्तनत और मुगलों को देखेंगे। तो ये एक रफ आइडिया आपको हर वीडियो में मैं देता रहता हूं। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो इंपीरियल चोलों के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, 850 टू लेकर 850 टू 1279 एडी तक इंपीरियल चोला रहते हैं। इंपीरियल चोल या आप इनको लेटर चोला कहें या इनको अर्ली चोल कहें, सॉरी मध्यकालीन चोल कहें, ठीक है। और एक हमने चोलों को पढ़ा था संगम एज में, यहीं पर संगम एज में हमने एक चोलों को पढ़ा था। तो वो एंशिएंट इतिहास में हमने पढ़ा था। यहाँ पर केरल और मालाबार की कोस्ट पे, केरल वाला जो पार्ट है मालाबार कोस्ट, यहाँ पे हमने चेरों को पढ़ा था संगम एज में, ठीक है। यहाँ पे चेरों को, नीचे पांड्यों को और इधर फिर चोलों को पढ़ा था। यहीं पे हम चोलों को पढ़ रहे हैं फिर, लेकिन ये मेडिएवल चोल है, अर्ली चोलों से अलग है। अर्ली चोलों को इंपीरियल चोल नहीं कहा गया। लेटर चोल या मध्यकालीन चोलों को इंपीरियल चोल इसलिए कहा गया क्योंकि इनका, मैं आपको बताऊं कि इनका इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस था। देखिए ये जो है पल्लव, यही सॉरी यहाँ पे पहले पल्लव थे, ठीक है, यहाँ पे पहले पल्लव थे। नीचे अगर देखें तो यहाँ पे पांडे हैं, तो ये पांडे यहाँ पे थे और इधर आप चेरों का स्थान है केरल वाले क्षेत्र पर। देखिए पहले यहाँ पे चोलों के पहले यही पे थे कौन, पल्लव। पी स्टैंड्स फॉर पल्लव। देखिए यहाँ पे पल्लव थे, पी लिख रहा हूं मैं, पी, यहीं पे पल्लव थे और इन्हीं पल्लवों को ये जो चोल है इंपीरियल चोल, ये इनको रिप्लेस करते हैं। पी स्टैंड्स फॉर पल्लव, ठीक है ना। इन्हीं को ये रिप्लेस करके इन पल्लवों को रिप्लेस कर देंगे और फिर ये चोल इन पूरे क्षेत्र में ये चोल आ जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे पूरा ये कंट्रोल कर लेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये सारा हो जाएगा, फिर ऊपर तक जाएंगे ये चोल। तो ये चोलों ने पल्लवों को रिप्लेस किया था, यानी कि ये देखिए यहाँ पर चोल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंपीरियल चोल कौन थे भाई, फ्यूडेटरी थे पल्लवों के। पल्लव जो यहाँ पे थे साउदर्न, आप कहेंगे साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु का क्षेत्र यहाँ पे पल्लवों का था और यहीं पे
पल्लवों को रिप्लेस करके चोल आ गए थे पहली बार। जो विजय आले है, ठीक है, विजय आले, उसने 850 एडी में, यही था, यहीं पे पहले आपको ऊपर जो पल्लव रहेंगे और पल्लवों को रिप्लेस कर देगा विजय आले। ये चोल जो है इंपीरियल चोल, इन पल्लवों को रिप्लेस करके आ जाएंगे यहाँ पे पूरा क्षेत्र, उसके बाद आगे तक ही आएंगे, ठीक है। तो ये पल्लवों के सामंत थे या पल्लवों के फ्यूडेटरी थे, ये मैं बता चुका हूं। सामंत कौन होते हैं भाई? तो छोटे राजा होते हैं। हाँ, सातवाहन पीरियड से ही आप देखेंगे कि जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लैंड देने की प्रक्रिया शुरू हो गई ऑफिशियल्स को सैलरी के बदले। गुप्त पीरियड में ये अपने चरम पर था। और इसमें होता क्या था कि जिनको लैंड दिया जाता था, जिस ऑफिशियल को, उसको वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन का राइट, प्रशासनिक अधिकार, जुडिशियल राइट सब कुछ मिल जाता था। तो एक तरह से छोटा राजा ये हो जाता था, केवल जो मेन शासक है उसको वो टैक्स पहुंचाएगा, ठीक है, और सैनिक को लिख देगा। ये सब बातें थी। युद्ध के समय आर्मी भी प्रोवाइड कराता था, सैनिकों को देगा। तो वो आप समझ जाइए कि सामंत थे। ये देखिए इंपीरियल चोला सामंत थे, किसके? फ्यूडेटरी थे, पल्लवों के। ये मैंने आपको बता दिया था। इंपीरियल चोल इसलिए कहा गया, अर्ली चोल संगम एज में थे, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था आपने साउथ इंडिया के। तो वो बस कावेरी नदी के आसपास ही सीमित थे अर्ली चोलास। ये कावेरी नदी यहाँ पे है, यहीं पे सीमित थे, ठीक है, अर्ली चोल। तो अर्ली चोल जो कावेरी नदी तक ही सीमित थे, यहाँ पर कावेरी नदी है, यहीं तक सीमित थे। लेकिन जो इंपीरियल चोल थे, यानी लेटर चोल, इनको इंपीरियल चोल कहा गया, या मध्यकालीन चोल जिनको इंपीरियल चोल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इनका अंतरराष्ट्रीय एग्जिस्टेंस भी था। ये श्रीलंका को भी इन्होंने जीता था, ठीक है, इधर इनका मालदीव्स पे कंट्रोल था, ठीक है, इधर आपको म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशियन आइलैंड्स, इसके अलावा चीन उनसे भी इनका व्यापार था। तो अंतरराष्ट्रीय एग्जिस्टेंस की वजह से इनको कहा गया इंपीरियल चोल। सब कुछ हम देख चुके हैं, प्रशासन, एम्पेयर्स, सबको हम पढ़ चुके हैं। अंतिम पड़ाव पे हैं, सोसाइटी सब देख चुके हैं, समाज, सब धर्म, ठीक है। हम कला पे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आज हम हैं। और हम आज देख रहे हैं मंदिर स्थापत्य को देख रहे हैं। इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, कला और स्थापत्य में, आप वास्तुकला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर को हम समझेंगे, मंदिर स्थापत्य को। देखिए एक चीज समझिए, इसी में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्कल्पचर और यानी मूर्ति कला और स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चर को देखेंगे। देखिए आर्किटेक्चर और मूर्ति कला यानी स्कल्पचर में क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो समझिए कि जो आर्किटेक्चर, स्थापत्य है, एक बहुत ही विशाल कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें बहुत सारे मटेरियल खर्च होंगे। हाँ, उसमें लोहा भी लगेगा, उसमें मिट्टी भी लगेगा, ईंट, पत्थर, हाँ, शीशे, आयरन, मतलब लोहा, ठीक है, तमाम तरह की चीजें, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है। आज भी देखिए बड़े कंस्ट्रक्शन में मकान बनाते हैं, वुडन वर्क भी होगा, ठीक है। लेकिन स्कल्पचर जो होता है यानी मूर्ति कला, आप एक ही मटेरियल से बना सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है स्थापत्य और स्कल्पचर में। अब देखते हैं मंदिर स्थापत्य को। देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो चोलों के समय, ये चोल कहां पे थे? पल्लवों को रिप्लेस करके आए थे, ध्यान रखिएगा। द्रविड़ स्टाइल में यहां पे मंदिर मिलेंगे। द्रविड़ स्टाइल क्या है अभी हम समझेंगे, ठीक है। और इस समय देखिए द्रविड़ स्टाइल की शुरुआत पल्लवों के समय ही हुई थी, प्रारंभ पल्लवों के समय पे हुई थी, लेकिन चरम पे यानी क्लाइमेक्स पे इंपीरियल चोलों ने पहुंचा दिया था, ठीक है। इंपीरियल चोलों ने पहुंचा दिया था क्लाइमेक्स पे। और इसमें स्टोन और रॉक्स का, शिला क्या बोलते हैं, वो शिलाओं का और शिलाखंडों का और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ ईंटों की जगह पे। ये बड़ी बात यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। हाँ, और मोस्टली यहाँ पर देखिए शैव टेम्पल्स यानी कि शिव मंदिर यहाँ पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऐसे तो वहां पे देखिए पल्लव समाज में मैंने बताया था कि अलवार और नैनार दोनों थे। नैनार जो शैव धर्म को फॉलो करते थे और अलवार जो वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। नैनार कैसे आप याद करेंगे? नैनार शंकर जी के तीसरे नयन, नयन किसके पास है? तीसरा नयन तो शंकर जी के पास। तो नैनार शैव हो गए और अलवार जो है वो वैष्णव हो गए। तो देखिए समाज में तो अलवार नैनार दोनों थे, लेकिन ज्यादा प्रश्रय
शैव धर्म को मिला, क्योंकि ज्यादातर चोल शासक जो थे वो शैवाइट थे, यानी कि शैव धर्म को फॉलो करते थे, शैव धर्म के शैव मत के फॉलोअर थे। धर्म तो हिंदू धर्म हो गया, ठीक है, शैव मत के फॉलोअर थे। तो वो आप देखेंगे कि मोस्टली शैव टेम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो ये मंदिर जो है किस चीज के प्रतीक थे भाई, तो देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, डिवोशन तो है ही, लेकिन खाली डिवोशन नहीं है। देखिए जब आपको बहुत कुछ लिखने की बारी आएगी, सिग्निफिकेंस की बारी आएगी, महत्व की बात आएगी मंदिरों के, तो बहुत सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। इस पे हम अलग भी वीडियो करेंगे, लेकिन यहां से भी आप निचोड़ निकालने की कोशिश कीजिए। मंदिर जो है ये पावर का भी सिंबल था और इकोनॉमी का भी सिंबल था। जब मैंने आपको पढ़ाया था धर्म के वो पहले मंदिरों के बारे में भी कुछ बताया था मैंने, धर्मों के बारे में जब बताया था तो वहां पे मैंने बताया था कि देखिए एक तो डिवोशन है, बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं तो वो शक्ति का भी प्रतीक है, ठीक है, शक्ति का भी प्रतीक है। यहां हम आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पावर, हाँ, बहुत सारी विजय कर रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं, विक्ट्रीज हो रही है राजाओं की, चोल शासकों की, हाँ, कभी श्रीलंका पे, हाँ, कडारम पे, इन सब जगहों पे। तो आप देखेंगे कि एक साम्राज्यवाद का प्रतीक भी उसको मान के और बड़े बड़े मंदिर को बनाया गया, वैभव दिखाया गया। इकोनॉमी को भी आप ये सिंबलाइज करता है। यहां पर मैंने बताया था कि इकोनॉमी में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था मंदिरों का, ये इन्वेस्ट भी करते थे, लोन भी देते थे मंदिर, और देखेंगे तो यही रोजगार के लिए भी एक अच्छा खासा ये मंदिर जो है, ये टेम्पल्स जो है, ये प्लेस थे रोजगार के लिए भी। तो एक तरह से डिवोशन तो था ही, प्लस शक्ति का भी प्रतीक था। जितना बड़ा राजा, जितनी ज्यादा विजय, उतना बड़ा मंदिर, उतने बड़े मंदिर का निर्माण। हाँ, इसमें चोल राजाओं की भी मूर्तियां लगाई जाती थी, चोल रानियों की मूर्ति लगाई जाती थी। तो अपने को देवतुल्य दिखाने का भी एक ये था, अपना प्रभाव दिखाने का भी, अपना सामर्थ्य, प्रभाव और शक्ति दिखाने का भी ये तरीका था बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण, ठीक है ना। तो ये आप इसको समझिएगा। तो यहाँ पे और साम्राज्यवाद मैंने बता ही दिया, ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वैभव मिल रहा है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। तो ये पावर को भी, यानी कि पूरा एक तरह से आपके किसी भी राजा के प्रभाव को रिफ्लेक्ट करते थे मंदिर, ठीक है, टेम्पल्स, ठीक है। अब मंदिर जो होते थे 3 तरह के होते थे, ये हम समझेंगे अभी। किस तरह से होते थे भाई 3 तरह के, देखिए एक तो नागर शैली का मंदिर होगा, 3 तरह के होते हैं। आपको जो चोल काल में मिलेगा वो द्रविड़, क्योंकि द्रविड़ जो है साउथ इंडिया के टेम्पल्स होते थे, लेकिन इसको मैंने यहां पे लिखा द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। लेकिन द्रविड़ स्टाइल को समझने के लिए आपको ये तो समझना पड़ेगा कि बेसिक किस जो मुख्य मंदिर के जो टाइप्स होते हैं, कैटेगरी होते हैं, वो मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं, ठीक है, नागर, द्रविड़ और बेसर। वैसे 3 मुख्य तरह के मंदिर होते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो और भी उपशैलियां भी हैं, नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, बेसर स्टाइल, लेकिन उपशैलियां भी हैं। हम यहां उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जब आर्ट, देखिए बहुत बृहद पार्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एक अलग सेगमेंट ही है यूपीएससी में, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमको बहुत बृहद तौर पे जब हम आर्ट एंड कल्चर में आएंगे तो वहां बहुत ही विस्तृत रूप से देखेंगे। लेकिन यहां चोलों के आर्ट एंड कल्चर को, टेम्पल आर्किटेक्चर को समझने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको अभी ये बता दूंगा, ठीक है। तो नागर, द्रविड़ और बेसर। तो नागर शैली नॉर्थ इंडिया का है, लेकिन द्रविड़ जो है साउथ इंडिया का है, सॉरी नागर, हाँ, नागर जो है नॉर्थ इंडिया का है, द्रविड़ साउथ इंडिया का है, और बेसर दोनों स्टाइल का मिक्स रूप है। नागर प्लस द्रविड़ दोनों का एक ये मिक्सचर है, एक तरह से ब्लेंड किया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो नागर जो है हिमालय से लेकर विंध्य तक नागर शैली आपको दिखाई देगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अगर आप द्रविड़ शैली की बात करेंगे तो द्रविड़, देखिए आपको ये है कृष्णा नदी, ये है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के नीचे एक्सट्रीम साउथ, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्रा, ये सब जो है, ये जो पार्ट होगा इधर आपको दिखाई देगा द्रविड़ शैली, यानी कि एक्सट्रीम साउथ, यहां लिख दिया है मैंने। नॉर्थ इंडिया में नागर होगा, हिमालय से लेकर विंध्य तक ये शैली, हिमालय है, देखिए हिमालय से लेकर विंध्य तक बीच वाला। उसके बाद
जो द्रविड़ शैली है, एक्सट्रीम साउथ। एक्सट्रीम साउथ का मतलब आप समझ जाइए कि ये कावेरी नदी, यहां ये कावेरी नदी है, ठीक है ना। मैं ऐसे बना देता हूं, ये कावेरी, सॉरी कावेरी कह रहे हैं, ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, कावेरी तो नीचे होगा, और कृष्णा नदी के नीचे जो होगा ये पार्ट जो है, यहां आपको एक्सट्रीम साउथ में द्रविड़ स्टाइल दिखाई देगा मंदिरों का, ठीक है। इसी स्टाइल में जो चोल काल के मंदिर बने हैं, इसी स्टाइल बने एक्सट्रीम साउथ, यानी आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, इन सब जगहों पे, ठीक है, कर्नाटका, वो एक्सट्रीम साउथ कहे जाएंगे। उसके अलावा नागर है, जहां द्रविड़ और बेसर है, जहां द्रविड़ और नागर दोनों स्टाइल मिलेंगे, इनका मिक्सचर मिलेगा, इनका ब्लेंड मिलेगा, दोनों को मिला के ये स्टाइल डेवलप किया गया। तो मेन ये है, इन दोनों को मिला दिया गया तो बेसर हो गया, ठीक है। मेन नागर और द्रविड़ नॉर्थ इंडिया एक्सट्रीम साउथ, और बेसर जो है नागर और द्रविड़ का मिक्सचर है। तो देखिए यहां मैंने बता दिया हिमालय से लेकर विंध्य तक कौन सा है, हिमालय से लेकर विंध्य तक ये वाला पार्ट जो है, यहां तक आपको दिखाई देगा क्या, नागर स्टाइल, ठीक है। उसके बाद नीचे एक्सट्रीम साउथ, ये कावेरी नदी के नीचे ये दिखाई देगा द्रविड़ स्टाइल, और ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये कृष्णा और विंध्य के बीच वाला जो पार्ट है, तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको बेसर स्टाइल देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बेसर स्टाइल। तो बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा ना, तो आगे भी आर्ट एंड कल्चर को समझने में, ये इधर ये बेसर स्टाइल है, यहां से यहां तक नागर, नीचे एक्सट्रीम साउथ द्रविड़, ये बीच वाला पार्ट कृष्णा नदी के ऊपर, और ये विंध्य से लेकर ये बीच वाला पार्ट जो है, ये है बेसर स्टाइल, यानी नागर और द्रविड़ का मिला जुला रूप। तो ये तीन तरह के मंदिर हैं। लेकिन अब द्रविड़ को थोड़ा सा और हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, उसके बाद हम आएंगे यहां पर, ठीक है, बात करेंगे। देखिए पहले हम एक मंदिर का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मंदिर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं टेम्पल्स के, तो देखिए यहां से कलश, आमलक, शिखर, उरुश्रृंग, मंडप, एक आपको अंतराल भी होता है, अभी मैं बता दूंगा, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, जगती और अधिष्ठान, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, ये ऑर्डर में दे देगा, ऊपर से नीचे के क्रम में सजाएं या नीचे से ऊपर के क्रम में सजाएं, तो इसको आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, हमें समझाने वाला। देखिए मैंने एक मंदिर यहाँ पे बनाया है, टेम्पल बनाया है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो आपको आइडिया अच्छा लग जाएगा। अब देखिए ये मंदिर है, तो मंदिर में होता क्या क्या है। देखिए हमने एक मंदिर बना दिया, अब यहां से शुरू करते हैं नीचे से। अधिष्ठान, देखिए एक आपको रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो रेज्ड प्लेटफॉर्म का ये जो सरफेस हो गया, ये साइड सरफेस, यानी कि ये जो पार्ट हो गया रेज्ड प्लेटफॉर्म का, ये वर्टिकल पार्ट हो गया, वर्टिकल पार्ट ये वाला। तो ये वर्टिकल पार्ट, यहां मैं सारा चीज लिखवाऊंगा नहीं, जब हम बेसिकली टेम्पल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे वहां पे, लेकिन यहां बस समझने के लिए ये जो है आपको आइडिया लग जाएगा, ये पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट, ये जो परपेंडिकुलर पार्ट जो है, वर्टिकल परपेंडिकुलर कह रहे हैं, वर्टिकल जमीन से ऐसे ऐसे होगा, ये वाला पार्ट, तो इसको कहते हैं अधिष्ठान। देखिए ये है अधिष्ठान, और ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, जिसे मैंने ये ब्लैक से किया हुआ है, ये देखिए ये सरफेस है, इसी पे मंदिर बना है, ये वर्टिकल पार्ट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया, ये वाला, इस पे मंदिर बना है, ठीक है। तो इस फ्लैट पार्ट जो है, हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ही है, ऐसे क्षैतिज, तो फ्लैट पार्ट, तो फ्लैट पार्ट को कहा जाता है जगती। समझते जाइएगा बस, हाँ आप भी फिगर बना के आपको नेट पे भी मिल जाएगा, ये जगती। उसके बाद सबसे पहले हम समझेंगे गर्भगृह को। देखिए गर्भगृह जहां मेन देवता को स्थापित किया जाता है, तो ये यहां पर देखिए ये मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, ये गर्भगृह है, गर्भगृह यही है, ये पूरा मंदिर है, मंदिर तो पूरा हो जाएगा, ये गर्भगृह है यहां देखिए, और गर्भगृह के अंदर ये जो पार्ट है, यही मेन देवता को, यहां पर गर्भगृह में कौन होता है, मेन देवता को स्थापित किया जाता है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है यहां पर।
इसको हम लोग गर्भगृह को बोलते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरियम भी बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में, लेकिन गर्भगृह भी चलेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो ये गर्भगृह हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रदक्षिणा पथ क्या है, ये गर्भगृह के चारों तरफ हम जाते हैं ना मंदिर में, तो या तो आप बाहर से भी ये जो बना हुआ है गर्भगृह, इसके ये जो ये चौकोर वाला पार्ट ये गर्भगृह है, देखिए गर्भगृह, इसके अंदर ये मेन देवता प्रतिष्ठापित है। तो या तो अंदर भी कई बार हम परिक्रमा कर लेते हैं और कई बार ये बाहर से भी इसकी परिक्रमा लोग करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए ये मान लीजिए कि मंदिर है और इसके चारों तरफ हम परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। या तो गर्भगृह में ये जो देवता है, मेन देवता जहां प्रतिष्ठा इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इसके चारों तरफ भी घूम ले, या फिर इस पूरे गर्भगृह को बाहर से एक्सटर्नली हम चक्कर लगा ले, तो उसको कहा जाता है, जिस पथ पे चक्कर लगाएंगे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, ठीक है। ये समझ गए, तो प्रदक्षिणा पथ भी समझ गए, गर्भगृह भी समझ गए। उसके बाद ऊपर आइए, मंडप, देखिए रेस्ड प्लेटफॉर्म है, यहां सीढ़ियां बनी हुई है, हम आते हैं यहां से सीढ़ियों से चढ़ गए, सीढ़ियों से चढ़ के फिर हम क्या किया हमने, यहां हम इन कर गए मंदिर में। अब मंदिर में देखिए ये मंडप बने हुए हैं, ये देखिए अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, कई जगह एक मंडप मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, 4 5 2 3, तो इसी में साइज के हिसाब से अर्धमंडप हो गया, छोटा है थोड़ा। उसके बाद अर्धमंडप को ये भी मान लीजिए कि एंट्री पोर्च भी है एक तरह का, अर्धमंडप, फिर मंडप, महामंडप। तो अब देखिए कि इस मंडप का काम क्या होता है, इस मंडप का काम, देखिए ये मंडप है। अब मंडप को समझ लीजिए किस तरह का बना होगा, देखिए ऐसे मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये मेरे हाथ देख रहे हैं ना, हाथ देखिए, ये ऐसे मंडप बन गया और नीचे क्या है, नीचे आपका स्पेस बन रहा है। अब ये जो स्पेस है ये एक तरह का, देखिए इसमें लोग क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं मंडप को असेंबली हॉल, जहां पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। वहां पे देखेंगे जब आप मंदिरों में इन करते होंगे तो मंडप के नीचे आपको लोग अलग अलग जगहों पे भी या एक जगह पे भी कहीं पे भजन करते, कहीं कुछ और करते, हाँ बातचीत करते हुए, हाँ ये सब दिखाई देंगे, भजन कीर्तन भी लोग करते हैं, ठीक है, या कई किसी तरह की गोष्ठी वहां पे हो सकती है। तो वहां पे लोग असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं, लोग आसपास बैठे रहेंगे, ग्रुप में कीर्तन करते रहेंगे, कोई और धार्मिक अनुष्ठान करते रहेंगे, तो वो सब मंडप में होता है। तो मंडप साइज के अनुसार अर्धमंडप, हाँ मंडप, महामंडप, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब देखिए उसके बाद आ जाते हैं शिखर, पहले गुरु सिंह तब शिखर, पहले शिखर तब गुरु सिंह समझेंगे, उसके बाद हम सीक्वेंस देख लेंगे। देखिए अब एक चीज और समझिएगा, मंडप तो समझ गए, यहां से इन किए, हम मंडप में से इन करते हुए कहां तक पहुंचे, गर्भगृह के बाहर पहुंच रहे हैं। और गर्भगृह के बाहर जब हम पहुंच रहे हैं तो यहां पर, चूंकि यहां मैंने अंतराल नहीं लिखा है, तो देखिए ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने बनाया है, हम यहां से पहुंचे होते हुए और यहां पर हम वेट कर रहे हैं। कुछ लोग मंदिर में गर्भगृह में जा चुके दर्शन के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, कुछ लोग इन कर गए हैं, लेकिन सारे लोग एक साथ इन नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों को बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जहां लोग प्रतीक्षा करते हैं उसको अंतराल कहते हैं। दर्शन के लिए जब प्रतीक्षा करेंगे क्यू में लग के या फिर इकट्ठा होके भी, तो यहां पर जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं इसको कहा जाता है अंतराल। मैं इसको लिख देता हूं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको अंतराल कहा जाएगा। देखिए ये जो है ये अंतराल, इसको इंग्लिश में वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं, लेकिन अंतराल कहिए तो ज्यादा अच्छा है। इंग्लिश में भी आप अंतराल लिख सकते हैं, सबको अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, अंतराल, ठीक है ना। अंतराल, अंतराल में बेसिकली मंडप और गर्भगृह के बीच का स्थान है। देखिए यहाँ पे मंडप है, फिर मंडप, अगर देखिए ये मंडप है, महामंडप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये गर्भगृह है, तो दोनों के बीच का स्थान हो गया अंतराल। हम मंदिर में सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं, हाँ एक तरह से जो अर्धमंडप है ये एंट्री पोर्च का भी काम करता है। यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे दरवाजा होगा, ठीक है, यहाँ पे दरवाजा होगा, यहाँ से इन करेंगे। हम आ गए कहाँ पे, अर्धमंडप। हम उसके बाद अर्धमंडप के बाद मंडप में आए, महामंडप में आए, और महामंडप में से चल के आ रहे हैं इसी पे। और महामंडप के यहाँ पे देखेंगे लोग आसपास बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ भजन मंडली लोग कर रहे हैं, कुछ कहीं कहीं लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं आसपास, ठीक है, मंडली अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ये, यहाँ पर फिर आके यहाँ पे इंतजार करेंगे, हम अंतराल में इंतजार करेंगे गर्भगृह में अंदर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अंदर हैं, अंदर गए, ये जब निकलेंगे तो फिर आप
जाएंगे तो अंतराल में वेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है ये शिखर है, शिखर। अब ये शिखर जो है ये शिखर है और शिखर के ऊपर ये आमलक है और आमलक एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसको आमलक कहा जाता है और ये कलश है। देखिए अब ऊपर से देखिए कलश, कलश क्या है भाई, तो कलश ये वाला पार्ट है। ठीक है, कलश ये वाला पार्ट है, कलश ऊपर से देखिए कलश ये वाला पार्ट कलश, आमलक ये वाला पार्ट आमलक जो गोलाकार ये प्लेट की तरह बना हुआ है। ठीक है, आमलक के बाद ये है शिखर। अब शिखर देखिए ये शिखर हो गया। अब उरुश्रृंग, इसको हम उपशिखर, ठीक है, उपशिखर हम कहते हैं उरुश्रृंग। जैसे देखिए इस तरह का बना होगा, जैसे शिखर तो है ही, लेकिन आप जब मंदिरों में जाते होंगे तो आप देखिए मंदिर में इस तरह का भी यहाँ पे, अब यहाँ पे शिखर ऐसे, ये छोटे छोटे शिखर भी यहाँ जुड़े होंगे, ऐसे 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 शिखर जुड़े होंगे। ठीक है, लेकिन इनका मेन शिखर से हमेशा नीचे होगा, साथ साथ ये शिखर जुड़े होंगे, कई शिखर निकले होंगे। ठीक है, यहां से एक शिखर निकल जाएगा, फिर यहां से, उसको उरुश्रृंग कहा जाता है। और उसके बाद उरुश्रृंग के बाद हमने देखा मंडप समझ लिया, गर्भगृह समझ लिया, प्रदक्षिणा पथ जो परिक्रमा करते हैं, जगति ये फ्लैट जो सरफेस है जिससे होके जिस पे चढ़ के हम जा रहे हैं गर्भगृह की तरफ, तो ये हो गया जगति। अधिष्ठान ये वाला वर्टिकल पार्ट हो गया, वर्टिकल पार्ट, रेज्ड प्लेटफॉर्म जो है चबूतरा एक तरह से बना हुआ है, तो उसका वर्टिकल पार्ट सरफेस जो हो गया वो अधिष्ठान हो गया। तो कई बार क्या होता है कि आपको ऑर्डर में भी दे देता है, तो कई जगह पे आपको अंतराल, गर्भगृह ये सब एक ही समान मिलेंगे, एक लगभग एक ही, थोड़ा बहुत इनकी ऊंचाई नीचाई होगी। ठीक है, तो ये बड़ी बात यहाँ पर हुई। तो आपने देख लिया कि ये बेसिक आइडिया आपको मिल गया, एक तो नागर, द्रविड़ और बेसर का, और बेसिक आइडिया मिल गया टेम्पल का। अब हम समझते हैं कि अंतर क्या है नागर और द्रविड़ में। पहले हमने थोड़ा सा देखा कि ये नॉर्थ इंडिया में है और ये साउथ इंडिया में। देखिए यहाँ पर नागर, देखिए शिखर को लेके आपको अंतर पता चलेगा। जब आप नागर स्टाइल में आते हैं तो तीन तरह के शिखर आपको देखने के लिए मिलते हैं, समझ जाइए। एक शिखर आपको मिलेगा नागर में जिसको हम कहते हैं रेखा प्रसाद या लैतिना या रेखा प्रसाद। देखिए नागर शैली में आपको तीन तरह के शिखर देखेंगे, एक शिखर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ऊपर जाके इस तरह से कर्वीलिनियर हो जाएगा, कर्वीलिनियर इस तरह से ऊपर गया, सीधा चला, ये कर्वीलिनियर हो गया, इस तरह से घूम गया। ये नागर शैली में दिखेगा पहला। नागर शैली में दूसरे तरह का शिखर दिखेगा फमसाना, ऐसे बनता चला जाएगा। देखिए ये फमसाना कहते हैं, इसे कहते हैं रेखा प्रसाद। सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा शिखर, और जाके ऊपर ऐसे घूम जाता है, कर्वीलिनियर हो जाता है, वक्र की तरह हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेखा प्रसाद या लैतिना, इसको कहते हैं फमसाना नागर शैली में। और तीसरा जो स्टाइल मिलेगा शिखर का, उल्टे हुए इन्वर्टेड संदूक जो होता था पहले पुराने जमाने में, आप देखेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हो गया, ये संदूक के आकार का इस तरह का होगा, और नीचे ये गर्भगृह हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे ये गर्भ, तो ऊपर से इस तरह का होगा। इसको तीसरे को कहते हैं वल्लभी, ध्यान रखिएगा, वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है, तो वहां पे मिलता है इस तरह का। तो ये है रेखा प्रसाद, ये है फमसाना, फमसाना। ठीक है, देखिए आप लिख भी सकते हैं, मैं लिख भी देता हूं। इसको कहते हैं रेखा प्रसाद, फिर मैं मिटा दूंगा, इसको कहेंगे रेखा प्रसाद, ये आपको हो गया। इसको कहेंगे
फमसाना, याद रखिएगा। और इसको कहेंगे, ये जो है ये इसको कहेंगे वल्लभी स्टाइल, संदूक की तरह, उल्टे संदूक की तरह वल्लभी। ये तीन याद रखें, लिख लीजिए। ये है रेखा प्रसाद, सीधे जा रहा है फिर घूम जा रहा है, ये शिखर इस तरह से। उसके बाद फमसाना, ऐसे 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 हो जाएगा फमसाना, ये है, ये रेखा प्रसाद, रेखा प्रसाद लिख लीजिए, फमसाना और ये वल्लभी। तीन तरह के आपको दिखाई देंगे, ये नागर शैली में होता है। लेकिन जब आप द्रविड़ शैली के शिखर को देखेंगे तो पहली बात तो यह है कि द्रविड़ शैली में शिखर को विमान कहा जाता है। यही जो शिखर है इसको विमान कहा जाता है। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया विमान, यानी कि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में जो मंदिर बन रहे हैं उनके शिखर को विमान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शिखर और विमान एक ही चीज है। लेकिन ये नागर शैली के हैं। लेकिन जब आप आएंगे किस पे, द्रविड़ शैली के विमान यानी शिखर पे, तो देखिए ये क्या होगा। ये देखिए यहां पर ये है इस तरह से, देखिए ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होगा, ऐसा बनता जाएगा, ऐसा बनता जाएगा, ऐसा बनता जाएगा। और कई बार यहाँ पे स्तूपिका भी लगा दी जाएगी, एक इस तरह की बेलनाकार स्तूपिका, यानी एक तरह का ये कंस्ट्रक्शन हो गया। एक मंजिल, उसके ऊपर दूसरी मंजिल, उसके ऊपर तीसरी मंजिल, और इस तरह से करके ये शिखर तैयार हो जाएगा। ये द्रविड़ शैली का विमान हो जाएगा। इसको कहा जाता है, ये जो शिखर है इसको कहा जाएगा विमान, ठीक है ना। ये द्रविड़ शैली में विमान कहा जाता है, ये शिखर ही है। नागर स्टाइल में जो होगा उसको कहा जाएगा शिखर को शिखर ही। लेकिन जब वही आप द्रविड़ स्टाइल में जाते हैं तो शिखर को कहते हैं विमान। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और बेसिक डिफरेंस जो है यहां समझ लीजिए कि ये जो होगा नागर, जो होगा नागर स्टाइल में गर्भगृह जो होगा, नागर स्टाइल में गर्भगृह, देखिए गर्भगृह है, ये गर्भगृह है, ये स्क्वायर बेस होगा, वर्गाकार होगा, ये स्क्वायर बेस होगा नागर स्टाइल में, थोड़ा ये स्क्वायर की तरह होगा, ठीक है। लेकिन जब आप आएंगे इसमें द्रविड़ स्टाइल में, तो द्रविड़ स्टाइल में जो गर्भगृह होगा ये आयताकार होगा। जैसे मान ले कि यही गर्भगृह है, इसके ऊपर ऐसे बना हुआ है, तो ये आयताकार, आपको यहां से यहां तक ये गर्भगृह हो गया, और इसके ऊपर ये शिखर बन गया। ये गर्भगृह यहां पे देवता को, यहां इसकी देवता की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। तो ये आयताकार है, आयताकार बेस पे क्या होगा, बनाया जाएगा। द्रविड़ स्टाइल में सामान्यतः ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स, लेकिन सामान्यतः जनरली 90%, 95% केसेस में यही दिखेगा। आयताकार बेस होगा गर्भगृह का, उसके ऊपर विमान यानी शिखर बना होगा। लेकिन आप अगर नागर स्टाइल में आएंगे तो वर्गाकार बेस होगा, ठीक है। और वर्गाकार बेस होगा, मतलब गर्भगृह जो होगा ये गर्भगृह वर्गाकार होगा, और इसमें देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि नागर स्टाइल में गर्भगृह सामान्यतः वर्गाकार यानी स्क्वायर, द्रविड़ स्टाइल में गर्भगृह सामान्यतः रेक्टेंगुलर आयताकार, और शिखर यानी विमान जो है ये पिरामिड के स्ट्रक्चर का होगा। एक स्टोरी उसके ऊपर, दूसरी स्टोरी उसके ऊपर, तीसरी स्टोरी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। हाँ, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। उरुस रिंग समझ गए, कई उरुस रिंग जो होगा ना हमेशा शिखर से छोटा होगा, ये हमेशा नीचे ही रहेगा, हमेशा यहीं पे इसी के बेस पे ऐसे कई आपको, और इसमें शिखर निकले, छोटे छोटे शिखर निकले रहेंगे, ठीक है। तो इसको उरुस रिंग कहा जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मंदिर के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया। तो द्रविड़ स्टाइल के मंदिर जो होंगे अब आप देखेंगे तो एक बड़ी बात यहां पर और होगी कि पहली बार तो मैं बना दूं आपको, यहां पर द्रविड़ स्टाइल की अगर हम बात करते हैं कि द्रविड़ स्टाइल के अगर मंदिर बन रहे हैं तो आप देखिए यहां पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा मैं मिटा रहा हूं, हाँ इसको भी नोट कर लीजिएगा, यहां पे थोड़ा मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको बेटर ढंग से मैं समझा सकूं। तो अब देखिए जो द्रविड़ स्टाइल के मंदिर बनेंगे, मैंने क्या कहा, ये अगर रेज्ड प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है ना, ये अगर रेज्ड प्लेटफॉर्म हो गया तो यानी कि आयताकार बेस बनेगा। बेस जो है ये आयताकार हो जाएगा,
देखिए ये गर्भगृह लगभग, हाँ ये गर्भगृह कैसा हो गया, आयताकार हो गया। ये आगे तो अंतराल है ही, यहां पे हमने बना दिया मेन डीटी को, गर्भगृह में सेंटम सेंटोरियम भी कहते हैं। और उसके बाद इस गर्भगृह के ऊपर ये बना दिया हमने विमान, यानी कि शिखर बनता जा रहा है। स्तूपिका कई बार शिखर के ऊपर झंडे, कलश जो था ना, कलश जो मैंने दिखाया था, इसमें ऊपर झंडे भी लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान, अब देखिए अब यहां पर द्रविड़ स्टाइल का मैंने एक यहां गर्भगृह बनाया, रेक्टेंगुलर बेस होता है द्रविड़ स्टाइल में, नागर स्टाइल में स्क्वायर बेस होगा, मतलब गर्भगृह स्क्वायर होगा, नागर स्टाइल में वर्गाकार होगा और यहां पर आयताकार होगा। अब यहां पर देखिए ये जो आपका बना हुआ है, एक तरह से ये बना हुआ है। अब इसमें एक और बड़ी बात द्रविड़ स्टाइल में नजर आएगी, देखिए एक तो चार दीवारी के अंदर जनरली होता है, द्रविड़ स्टाइल के जो भी मंदिर होंगे बड़े बड़े मंदिर होंगे। और देखिए सब इसलिए बता रहा हूं कि मैं यहां पर सिर्फ एक शब्द के लिए इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, क्योंकि आपको ये कहा जाएगा कि द्रविड़ स्टाइल के मंदिर बने थे, इस समय आप समझते रह जाएंगे कि द्रविड़ स्टाइल के मंदिर क्या थे, इसलिए समझाना पड़ रहा है। अब देखिए इसमें होता क्या है, यहां पर देखिए यहां से एक तो चार दीवारी के अंदर होंगे ये मंदिर, जैसे कि यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, ये चार दीवारी के अंदर है। और उसके बाद यहां पर देखिएगा विशाल, यहां पे क्या है, एक गेट होगा, देखिए यहां पर गेट, इस गेट को, ये एंट्री गेट होता है, यहां से इन करेंगे आप। ये एंट्री गेट क्या है, चार दीवारी के अंदर, और इसको कहा जाएगा गोपुरम, गोपुरम, ठीक है, गोपुरम। तो गोपुरम क्या होता है, द्रविड़ स्टाइल में एंट्री गेट होता है, ठीक है, एंट्री गेट होता है और ह्यूज होता है, विशाल होता है, बहुत ज्यादा अलंकरण होता है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें इसमें समझनी है, द्रविड़ स्टाइल में भी बहुत सारी चीजें समझनी है, नागर स्टाइल में भी बहुत सारी चीजें समझनी है, वहां यहां मैं नहीं बता सकता, बस बेसिक डिफरेंस मैंने बताया है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। जब हम जाएंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो हम और डिटेल पढ़ेंगे इनको। तो देखिए गोपुरम जो होता है बहुत बड़ा ह्यूज गेट होता है, एंट्री गेट, ठीक है ना, ये एंट्री गेट हो गया, यहीं से आप इन करेंगे। फिर इन करने के बाद और थोड़ा आगे भी हो सकता है, चल के आप आएंगे, फिर सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर ऐसे आके गर्भगृह तक पहुंच रहे हैं। तो ये द्रविड़ स्टाइल का टेंपल होता है। तो अब समझिए यहां पर कि द्रविड़ स्टाइल का था, और द्रविड़ स्टाइल पल्लवों के समय इसकी शुरुआत हुई, लेकिन चरम पे पहुंचा चोलों के समय। और चोलों ने क्या किया कि ईंटों की जगह पे स्टोन्स, पत्थरों को और शिलाओं को, बड़े बड़े शिलाखंडों का इस्तेमाल किया, हाँ, ईंटों की जगह पे। मोस्टली शैव टेम्पल्स थे, शिव मंदिर बनाए गए, क्यों, क्योंकि ज्यादातर क्या, लगभग जो चोल शासक थे वे फॉलोअर थे, हाँ, शैवाइट थे, किसके, शैवाइट थे, यानी कि शैव धर्म के, शैव मत के फॉलोअर थे, ठीक है। तो शैव थे ज्यादातर जो आपके चोल शासक थे। अब देखिए जो फेमस है यहां पर, फेमस मंदिर वो द्रविड़ स्टाइल में, सब वैसे तो बहुत सारे शैव मंदिर बने, ठीक है, लेकिन मोस्ट फेमस राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर, यहां पे देखिए ये राजराजेश्वर मंदिर बनाया किसने, राजराज फर्स्ट द्वारा बनाया गया, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर कहां पे है, तंजावुर में, ठीक है, तंजावुर। इसी मंदिर को दक्षिण मेरु के नाम से भी जानते हैं, देखिए दक्षिण मेरु, इस मंदिर को हम जानते हैं दक्षिण मेरु के नाम से भी, ठीक है। और ये सर्वोत्तम नमूना है द्रविड़ शैली का, बेस्ट एग्जांपल, हाँ, बेस्ट एग्जांपल ऑफ द्रविड़ स्टाइल टेम्पल। कौन सा, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर बनवाया किसने, बनवाया था राजराजेश्वर ने। देखिए यहां पर, सॉरी, राजराज ने बनवाया था, राजराज फर्स्ट, ठीक है, द्वारा निर्माण राजराजेश्वर मंदिर, इसीलिए इसका नाम पड़ा। बना था ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट का बना, ठीक है ना, ग्रेनाइट का बना था, बनाया गया था। तो ग्रेनाइट भी स्टोन हो गया, यहां पर दिखा ना, द्रविड़ शैली में जो चोलों ने मंदिर बनवाए वो
ईंटों की जगह पर इस्तेमाल किया उसमें पत्थरों का और शिलाखंडों का, यानी रॉक्स का। ठीक है, तो ये बड़ी बात है दक्षिण मेरु के नाम से। ये जो है देखिए चारों तरफ से, मैंने बताया द्रविड़ शैली में चारों तरफ से जो है ये घिरा रहता है, ये टी इज द टेम्पल, और ये घिरा हुआ है चारों तरफ से चार दीवारी से, और आगे एक विशाल गोपुरम बना है जिसे एंट्री गेट कहते हैं। आपको गोपुरम क्या होता है, एंट्री गेट, द्रविड़ स्टाइल टेम्पल में। ठीक है, राजराज का टाइम जो है ये 985 एडी से लेकर आपका जो समय है इसका वो है 1014 एडी तक। ठीक है, इसमें एक प्रतिमा है त्रिपुरांतक शिव का, ये सिंबलाइज करता है शिव असुरों के ऊपर शिव के विजय का। हाँ, विक्ट्री ऑफ शिवा ओवर द असुराज, असुर कह सकते हैं, मॉन्स्टर कह सकते हैं, मतलब आप इसको देखिए कि किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। त्रिपुरांतक शिव की जो प्रतिमा है इसमें लगाई गई है बृहदेश्वर मंदिर में। ठीक है, अब इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, मैंने यहां पे आपको बताया कि देखिए वैभव को रिफ्लेक्ट करता है, पावर को रिफ्लेक्ट करता है। जो यहाँ के टेम्पल्स हैं, चोलकालीन टेम्पल्स, वो राजाओं के, एम्पेयर्स को, चोल राजाओं के पावर को, शक्ति को भी रिफ्लेक्ट करता है, करते हैं जो टेम्पल्स हैं। तो बृहदेश्वर टेम्पल में देखिए तिरुपुरांतक शिव की जो प्रतिमा है वो असुरों के ऊपर शिव के विजय को सिंबलाइज करता है। और इसका राजनीतिक महत्व, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि राज द्वारा शत्रुओं पर विजय, मतलब जी देखिए राज द्वारा शत्रुओं पर विजय, इसका राजनीतिक महत्व। क्यों ऐसा कहा गया, जिस तरह से त्रिपुरांतक शिव की जो प्रतिमा है वो, जिस तरह से शिव ने असुरों के ऊपर विजय हासिल की, इसी को सिंबलाइज करता है ये प्रतिमा। उसी तरह से राज प्रथम ने अपने शत्रुओं पर विजय हासिल की, हाँ, विक्ट्री ओवर हिज एनिमीज, इसलिए इसका राजनीतिक महत्व है, यानी कि शक्ति को, पावर को, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए एक पर्सी ब्राउन है, ये भी याद रखिएगा। पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है, राजराजेश्वर मंदिर का जो विमान है, यानी जो शिखर है इस तरह का, उसको क्या कहा है, भारतीय वास्तुकला की कसौटी। तो ये सवाल बनता है कि किसने कहा है राजराजेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला की कसौटी, तो आप कहेंगे पर्सी ब्राउन। ये सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से ये आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहां से सवाल आ सकता है कि किस स्टोन का बना हुआ है, तो ग्रेनाइट का। ठीक है, किस स्टाइल में है बृहदेश्वर टेम्पल, तो ऑब्वियस है कि जो चोलकालीन टेम्पल्स है वो द्रविड़ स्टाइल के हैं। ठीक है, द्रविड़ स्टाइल क्या होता है बता दिया मैंने, कहां पे है, तंजावुर में है। बेस्ट एग्जांपल द्रविडियन स्टाइल का त्रिपुरांतक शिव का की जो प्रतिमा है, इसका क्या महत्व है, हाँ, इसका इतिहास सिंबलाइज करता है, और इसका राज फर्स्ट के हिसाब से इसका राजनीतिक महत्व क्या है, ये भी मैंने बता दिया। उसके अलावा देखिए सब मोस्ट फेमस आपको यही मंदिर है अगर हम चोलकालीन मंदिरों की बात करें। उसके अलावा एक और मंदिर है, शिव मंदिर, जो कि गंगईकोंड चोलपुरम में है, और उसको बनवाया था राजेंद्र फर्स्ट ने। देखिए राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा तक की विजय हासिल की थी, यहां से उड़ीसा के थ्रू ये बंगाल पहुंचा था गंगा वाले क्षेत्र में, और फिर वापस लौट के आया तो उसने कावेरी के पास राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र चोल ने यहां पर कावेरी के पास इसने बनाया एक गंगईकोंड चोलपुरम नाम का शहर बसाया, और वहीं पे इसने ये मंदिर भी बनवाया है। तो ये राजेंद्र फर्स्ट का है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा कुछ और मंदिर है, बस एक बार इंफॉर्मेशन के लिए। अदर टेम्पल्स में एरातेश्वर टेम्पल है दारासुरम का, देखिए दारासुरम का, और कंपहरेश्वर मंदिर है त्रिभुवनम में। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा। मेन इस टेम्पल को आप ध्यान से एक एक जो चीजें मैंने बताई है उससे सवाल बन सकता है। ठीक है, तो राजराजेश्वर टेम्पल, हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए यहां पर बताया मैंने, स्वर्ण युग कहा गया है, चोलकालीन कला को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे मैंने लिख दिया है पहले ही। ठीक है, दक्षिण भारत का स्वर्ण युग, हाँ, किस पीरियड को, के आर्ट को कहा गया है, तो चोलकालीन आर्ट को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है,
कला के हिसाब से चोलकालीन समय जो है वो स्वर्ण युग माना गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। हाँ, इन सब चीजों को समझ लिया। यहां से भी देखिए, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से, इस पोर्शन को बहुत ज्यादा अच्छे से कीजिएगा। बाकी तो आप सब कुछ समझ ही गए। ठीक है, मंदिर के सामान्य जो जनरल जो हिस्से होते हैं, हाँ, क्या क्या होता है मंदिर में, वो आप समझ गए। और नागर और द्रविड़ के अंतर को भी आप समझ गए, बेसर के भी अंतर को समझ गए। समझना तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बेसिक आइडिया हो गया, ताकि अगर पूछा जाए कि द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स बनाए थे किन्होंने, चोलों ने, तो द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल होते क्या हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कल्पचर या मूर्ति कला को, जिसमें हम नटराज के मूर्ति के बारे में जानेंगे। जो चोलकालीन नटराज की मूर्ति बनी थी, इसको हम समझेंगे, और वहीं पे हमारा चोल वंश पूरा जो इंपीरियल चोल है वो खत्म हो जाएगा। आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.